अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीज़ान बैंक को। अगर आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। आज हम मीज़ान बैंक को चेक करेंगे कि मीज़ान बैंक आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर रहा है, किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है और क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तमाम तर डिटेल जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगी, लिहाजा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। इजी होम मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम। सबसे पहले जी प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। प्रोडक्ट फीचर्स और बेनिफिट्स तकरीबन सबके सेम ही है, लेकिन फिर भी इसको मैं डिस्कस करता जा रहा हूं। टायर वन, मैक्सिमम फाइनेंसिंग, मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कस्टमर रेंटल रेट। अच्छा, टायर वन में क्या है, अप टू पीकेआर 2 मिलियन, यानी कि नंबर वन पे टायर वन के लिए आपको 20 लाख दिया जाएगा। 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 10% जो रकम है आपने खुद से डालनी होगी। 90-10 का जो है रेशो चल रहा है, 90% पेमेंट जो है वो बैंक दे रहा है और 10% रकम जो है आपने अपने पास से देनी है। 5% फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स वैल्यूएबल। पहले 10 साल जो है वो 20 लाख के ऊपर 5% मार्कअप पड़ेगा। अगले जो 10 साल होंगे वो काइबर प्लस 3% पड़ेगा। जो भी काइबर होगा उसके साथ प्लस 3% आपको पड़ेगा। अब टायर टू में आप आ जाए, अबव पीकेआर 2 मिलियन अप टू पीकेआर 3.5 मिलियन, यानी वे 20 लाख से लेकर 35 लाख तक आपको मिलेगा। इसी तरह 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 10% जो रकम है आपने अपने पास से देनी होगी। इसमें जो मार्कअप है पहले 10 साल के लिए वो 8% है, 20 लाख के लिए 5% है और 35 लाख के लिए 8% है, और अगले जो 10 साल के लिए है वो काइबर प्लस 3%। पहले 10 साल में इस वजह से मार्कअप कम पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इस वजह से पहले 10 साल जो है मार्कअप कम है। उसके बाद जी इसकी फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करें तो ये 20 साल की में आपने इसको वापस देना है। ये लोन आपको 20 साल के लिए मिल रहा है, आपने 20 साल की एक साथ में जो है वो बैंक को वापस करना है, ठीक है। साइज ऑफ हाउसिंग यूनिट, अब साइज की बात कर रहे हैं कि कितने मरले का घर होना चाहिए और क्या फ्लैट होना चाहिए। हाउस ऑफ अप टू 5 मरला और फ्लैट अपार्टमेंट ऑफ अप टू 1360 स्क्वायर फुट। घर जो है वो 5 मरला का होना चाहिए और अपार्टमेंट जो है वो 1360 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, ठीक है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले को जब हम इस तरह सिटीजनशिप को क्लिक करेंगे तो वो कहते हैं ऑल रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल होल्डिंग सीएनएसी। जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका जो आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो इसके लिए अहल हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी ओनरशिप रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट टाइम होम ओनर। अच्छा, इसमें वो कह रही हैं कि इस स्कीम के लिए वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पहले से अपना घर मौजूद नहीं, जिनके नाम पर पहले से कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, वो इस स्कीम के लिए अहल हैं, वो इस स्कीम के थ्रू जो है अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो चीजें हैं जी, एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब हम पहले एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं, उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म को मैं क्लिक करूंगा तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मेरा घर मेरा आशियाना एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म फॉर्मल सैलरीड एप्लीकेशन ग्रीन है जी, सैलरी पर्सन के लिए ग्रीन है। उसके बाद एक पिंक फॉर्म है, उसके बाद बिजनेस के लिए जो है एक ब्लू फॉर्म है। तो हम जो सैलरी पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम जो है ग्रीन फॉर्म को जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो है वो मीज़ान बैंक की तरफ से एक ग्रीन फॉर्म आ गया है। अब ये फॉर्म बड़े ध्यान से हमने देखना है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी ताकि आपका जो है फॉर्म है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो पास हो, रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले वो कह रही है जी, मैं अब थोड़ा सा इसको जूम इन करके बताता हूं ताकि जी आपको फाइनेंसिंग लेने का मकसद, यानी कि किस मकसद के लिए आप ये लोन ले रहे हैं। नीचे उन्होंने 3 चीजें बताई हुई हैं, मैं आपको उर्दू में पढ़ के बताता हूँ। प्लाट प्लस तमीर, तमीर मकान या अपार्टमेंट फ्लैट की खरीदारी, यानी कि अगर आप मकान या फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो आपने इसके लिए टिक करना है। अगर आप प्लाट प्लस तमीर करना चाह रहे तो आपने इसके लिए टिक करना है। अगर आप जस्ट तमीर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो आपने फिर उसके लिए टिक कर देना, ठीक है। दरख्वास्त गुजार की अपनी रकम बजरिया इक्विटी, अब जितनी रकम 10% भर रही होगी ना वो आपने इस खाने में लिख देनी है। उसके बाद जाती तफसीलात, इसमें आप जी अपना नाम लिखना, नेम है।
उसके बाद CNIC नंबर लिखना है, नंबर के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ के बाद अपने फादर का नाम लिखना है, अगर लेडीज है तो वो हस्बैंड का नाम लिखेगी। उसके बाद ID कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद जो है आपने अपना वालदा का नाम लिखना है, ठीक है। वालदा के नाम के बाद आपने अपने जिले कफालत अफराद, यानी कि मैरिड है तो कितने आपकी बच्ची हैं, बीवी है, उसके बाद कितने बच्चे, जितने भी आपके जिले कफालत अफराद है वो आपने इधर लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना करंट रेजिडेंस एड्रेस लिखना है, यानी कि जहां आप रह रहे हैं अपने मौजूदा पता लिख देना है। उसके बाद आ रहे जी महाना अखराजात। महाना अखराजात में वो कह रहे हैं कि जी अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपने किराया लिख देना। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स है वो आपने लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टेलीफोन है कोई बिल वगैरह तो वो आपने लिख देना। उसके बाद आपने अपनी तालीम लिख देनी है, ठीक है। ये सारी चीज होगी। उसके बाद इंप्लॉयमेंट डिटेल्स। अब आ जाती है असल बात। आप अपने अपनी जो मुलाजमत की है ना वो डिटेल लिखनी है, ठीक है। नंबर वन है नेम ऑफ एम्प्लॉयर। आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है कि जिस कंपनी में आप मुलाजमत कर रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब किस टाइप के मुलाजिम है, यानी कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, यानी आप पक्के मुलाजिम है या आर्जी तौर पे हैं। तो आपने दोनों में से परमानेंट है तो उसको टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने जो एम्प्लॉयर एड्रेस वहां का आपने एड्रेस लिख लेना है। डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं और क्या आपका ओहदा है ये आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखने के बाद आपने जो है अपनी नेट मंथली इनकम लिखनी है, यानी जितनी आपको सैलरी मिलती है ना वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने अपने ऑफिस का एक नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी पहले कंपनी में काम करके आए तो वो आपने सबका कंपनी का नाम लिख देना, ठीक है। अगर आप इसमें वो कह रहे हैं कि आप हमारे बैंक के मौजूदा सारिफ है, अगर आपकी जो है मिजान बैंक में सैलरी ट्रांसफर हो रही है या मौजूदा उनके सारिफ हैं तो आपने टिक कर देना, अगर नहीं तो इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद जी पर्सनल एसेट्स। अब आपने अपने जाती असासे बताने हैं, अगर आपके कोई जाती असासे हैं तो आप लिख देने हैं, नहीं है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद है जी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये थोड़ा सा ना आपने इसको समझना है, इसको ध्यान से देखना ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, ठीक है। फाइनेंशियल एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो है जी अपने फॉर्म है, जाहिर सी बात फॉर्म तो सबसे पहले ही है, वो आपने फॉर्म देना। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग शीट। प्रोडक्ट की तफसील फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के वक्त, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने जब आपका केस फाइनल होगा वो आपने देने हैं, ठीक है। वैलिड CNIC ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। अगर आप अकेला बंदा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ID कार्ड की कॉपी होगी, अगर आप दो बंदे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की ID कार्ड की कॉपी होगी। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर लगेंगी। अब अगर एक बंदा कर रहा है तो एक की, अगर दो बंदे मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की होगी, ठीक है। उसके बाद जी अंडरटेकिंग एट द फर्स्ट टाइम होम ओनर। आपने ये एक इकरारनामा देना है, यानी कि आपने एक इकरारनामा लिखना है जिसमें आप ये लिखेंगे कि इससे पहले मेरे नाम पर कोई घर मौजूद नहीं है, मैं ये फर्स्ट टाइम ले रहा हूं, ठीक है। इस तरह का आपने एक इकरारनामा देना है। प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट ट्रांसफर आर टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज, ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी है कि जितनी भी जो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, ये रजिस्ट्री वगैरह, वो बैंक मॉर्गेज करे, यानी बैंक के पास रहेंगे जब तक आप उनके पैसे नहीं देते। जाहिर सी बात है आपने उनसे लोन लेना है तो उसके एवज उन्होंने भी तो अपनी सिक्योरिटी रखनी है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट्स तब तक अपने पास रखें जब तक आप उनकी पैसे वापस नहीं करते, ठीक है। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट। आपने अपनी मुलाजमत का सबूत देना है, यानी आपने अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर देना है, कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जरिए ये साबित हो कि आप इस कंपनी के मुलाजिम है वो आपने देना है। इनकम प्रूफ देना है, ठीक है। इनकम प्रूफ के आप ये पैसा उस कंपनी से ले रहे हैं, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है सैलरी स्लिप होगी, सैलरी सर्टिफिकेट होगा और अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है, लेटर होगा। जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है ना उसकी 6 मंथ की आपने जो है स्टेटमेंट लानी, यानी कि 6 सैलरीज जो है ना वो आपकी उस बैंक में आनी चाहिए, ये चीजें चाहिए, ठीक है। और नोट वो ये क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ 60 डेज ओल्ड सैलरी स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट में बी एक्सेप्टेड, यानी कि 60 दिन पुरानी जो है वो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। ऑनलाइन ई सैलरी स्लिप आर एक्सेप्टेबल, यानी अगर ऑनलाइन आपकी कुछ सैलरी वगैरह ट्रांसफर होती है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। अच्छा ये सारी जो है ना
मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये फॉर्म था, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। जी नाज़रीन, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। इसी के साथ ही अपने मेजबान अजीम अंसारी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।